नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार के विरुद्ध जो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था वो ध्वनि मत से गिर गया है। विपक्ष की हालत ये थी कि जब मोदी जी ने बोलना शुरू किया तो वो मोदी जी के सामने टिक नहीं पाए। मोदी जी को सुनने की ताकत उनके अंदर नहीं थी, क्योंकि मोदी जी ने जो पोल खोलनी कांग्रेस की और विपक्षी पार्टियों की तो ये पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था कि जब मोदी जी बोलेंगे तो वो मोदी जी के सामने टिक नहीं पाएंगे। और हुआ यही कि वो हल्ला मचाते रहे और अल्टीमेटली वो सदन छोड़कर वॉकआउट कर गए। हालांकि इस मामले में आपको बता दूं, अधीर रंजन चौधरी के द्वारा जो अनुशासनहीनता संसद के अंदर की गई उसको लेकर के प्रिविलेज कमेटी में उनका मैटर भेजा गया है और अब उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये भी सदन में प्रस्ताव पास हुआ है, क्योंकि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को यह कहते हुए कि एक अंधा राजा था तो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। उस पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का कहना था कि किसी देश के प्रधानमंत्री को आप इस तरह से अंधा कैसे कह सकते हैं, वो उदाहरण आप देंगे तो आप प्रधानमंत्री को कैसे टारगेट कर सकते हैं। ये अनुशासनहीनता है। और अधीर रंजन चौधरी लगातार मोदी जी जब भाषण दे रहे थे, यानी विपक्षी पार्टियों के अविश्वास प्रस्ताव पर जब वो जवाब दे रहे थे, तो नियम में यह है कि जब प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं तो आपको शांति से बैठकर सुनना है। विपक्षी पार्टियों के हर एक भाषण में भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे उन्होंने कुछ भी कहा है, उसको बैठकर सुना है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी बार बार चिल्ला रहे थे, बार बार सदन में टोकने के बावजूद स्पीकर के द्वारा वो मान नहीं रहे थे और इसलिए उनके खिलाफ अवमानना का केस, यानी विशेष अधिकार हनन का केस, वो अब सदन की कमेटी के द्वारा चलाया जाएगा, ऐसी संतुति की गई है। तो आपको बता दें, जैसी उम्मीद थी कि मोदी जी आएंगे तो विस्तृत रूप से वो पूरे परिप्रेक्ष्य में इस विपक्षी पार्टियों की पोल खोलेंगे। मणिपुर हिंसा को लेकर के जो पिछले काफी दिनों से, यानी 20 जुलाई से लेकर के लगातार सदन नहीं चलने दिया जा रहा था, विपक्षी पार्टियां मांग कर रही थी मोदी जी इस पर बयान दे। उस पर पहले ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे चुके और उन्होंने कहा कि यह घटना पहली नहीं है कि किसी राज्य में हिंसा हुई हो या किसी राज्य में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ हो। जब भी ऐसा होता है, राज्य का मुख्यमंत्री उसके लिए जवाबदेह होता है। यदि मुख्यमंत्री जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है तब केंद्रीय गृह मंत्री की जवाबदेही बनती है। और आज मैं सामने खड़ा हूं तो जब गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी डिटेल बताई थी, घटना कैसे हुई, उसके पीछे कौन है, फिर उन्होंने ये भी कहा कि उसके पीछे जो दल हैं हमारी जानकारी में वो नाम भी हैं, लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार हो तो मैं वो भी बता सकता हूं। सीबीआई की जांच इसमें हो रही है और इसलिए ये तो पक्का ही है कि गृह मंत्री के पास वो जानकारी होंगी कि कौन षड्यंत्रकारी हैं, जिसका हिंट अमित शाह ने भी दिया था कि वीडियो जो फुटेज है, जो महिलाओं की अभद्रता की जो वीडियो जस्ट मानसून सत्र के एक दिन पहले लीक हुई, उसका जिक्र अमित शाह ने कर दिया था और उन्होंने कहा कि कौन लोग थे जिन्होंने वो वीडियो को संभाल के रखा था इसी एक दिन के पहले। अब लग रहा है कि उस पर एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, क्योंकि मामला कोर्ट में है, इसीलिए शायद उस पर सदन के अंदर कोई चर्चा नहीं हुई, नियमों को ध्यान में रखा गया। अब उस पर एजेंसियां अपनी रिपोर्ट जब प्रस्तुत करेंगी तो यह खुलासा तब होगा और इसलिए गृह मंत्री ने उस बात को वहां तक रख दिया। बात अगर मोदी जी की करें तो मोदी जी ने जो आज विपक्षी पार्टियों को घेरा, उन्होंने कहा कि जब एक भारत तरक्की कर रहा है और आज हम विश्व की एक आर्थिक स्थिति में 5वें नंबर पर पहुंचे हैं, पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ रहा है, ये जो कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां हैं ये एक ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि ये देश को बदनाम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका नहीं है, कहीं कोई भारत के बाहर कोई संस्था, कोई अखबार, कोई व्यक्ति अगर एक नेगेटिव टिप्पणी भारत के बारे में करे तो ये उसी को उठाकर हल्ला करने लगते हैं। मोदी जी का इशारा हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर था, बीबीसी की रिपोर्ट को लेकर था। हमने देखा कि हिंडनबर्ग नाम की कोई संस्था, एक विदेशी संस्था, हमारे देश के व्यापारी के ऊपर कुछ कहती है और ये पार्टियां उसी को सच मानकर पूरी सदन को नहीं चलने देती हैं। इसी तरह देश का नुकसान किया, उससे देश के उद्योगपति का नुकसान नहीं हुआ, भारत का आर्थिक नुकसान हुआ और भारत की छवि को नुकसान पहुंचा। तो मोदी जी ने इनको याद दिलाया कि जिस तरह से
आप किसी भी विदेशी एजेंसी को लेकर के कोई भी नेगेटिव बात को लेकर के पकड़ते हैं, होना तो यह चाहिए कि समस्या का समाधान करें, सरकार के साथ मिलकर समाधान करें। समाधान के बजाय ये नेगेटिव राजनीति जो चल रही है ये गलत है। और उन्होंने बताया कि देखिए, अगर आप भारत पर विश्वास नहीं करते हैं, आपको लगता है कि विदेशी संस्थाएं ही सच बोलती हैं और आपको उन्हीं पर विश्वास करना है, तो मोदी जी ने वो भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा देखिए आईएमएफ है, आईएमएफ की रिपोर्ट कह रही है, जो कि भारत की संस्था नहीं है, वो कह रही है कि अति गरीबों के जो स्तर है उसको भारत में खत्म कर दिया गया है। अति पिछड़ा, अति गरीब जिसको कहते हैं, वो खत्म है, क्योंकि पिछले 3 साल से मोदी सरकार जो गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति हैं उनको कम से कम भूखे पेट नहीं सोने दी जा रही है। उनको हर महीने पर यूनिट के हिसाब से चावल और गेहूं उनको मिल रहा है और मुफ्त में मिल रहा है। और इसके कारण से अति गरीब जो है वो लेयर खत्म हो गई है। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो नीति आयोग है, उस नीति आयोग के आंकड़े के पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इसी तरह WHO ने जल जीवन मिशन को लेकर के अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि जल जीवन मिशन के कारण शुद्ध जल लोगों को मिल रहा है। पहले वो दूषित पानी पीते थे, कहीं तालाब से लाते थे, कहीं पोखर से लाते थे, उससे अनेक बीमारियां होती थी। तो अब जल जीवन मिशन जब लोगों को शुद्ध जल दे रहा है, उसके कारण हर वर्ष 4 लाख लोगों की जान बच रही है। इसी तरह WHO की ही रिपोर्ट है कि स्वच्छ भारत मिशन से प्रतिवर्ष 3 लाख लोग मृत्यु के काल में जाने से बच रहे हैं, क्योंकि गंदगी थी। तो गंदगी अगर फैलती है तो उससे कई हैजा जैसी बीमारी होती है। हर साल बहुत सारे लोग, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले लोग उससे मर जाते थे। इसी तरह उन्होंने कहा कि ये जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ ने भी इस बात का जिक्र किया है कि भारत में बीमारियों पर होने वाला खर्च हर वर्ष अब भारत में 50,000 करोड़ रुपया बच रहा है। और उन्होंने कहा कि इससे जो है प्रतिवर्ष आम आदमी के लगभग 50,000 रुपए बच रहे हैं। यूनिसेफ की ये रिपोर्ट है। उन्होंने कहा देखिए, ये जो विपक्ष है ये हमारे डिजिटल इंडिया का मजाक बना रहा था। आपको याद होगा, सदन के अंदर ही जो पहले गृह मंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं पी चिदम्बरम, वो मजाक उड़ा रहे थे कि ये मोदी जी डिजिटल इंडिया लॉन्च कर रहे हैं, गांव के अंदर कहां कनेक्टिविटी आएगी, कैसे लोग जो है यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि पेटीएम जैसा ऐप और ऐसे कई सारे ऐप वो गांव-गांव में छोटी चाय की दुकान के पास भी वो बारकोड है और वो उससे पेमेंट ले और दे रहा है, जिससे भारत आज डिजिटल पेमेंट में नंबर 1 है। इसी तरह उन्होंने कहा बैंकिंग को ये डुबाने के कगार पे थे और ये नारा दे रहे थे कि बैंक तो पूरी तरह डूब जाएंगे, एनपीए हो गया है, विदेशी भाग गए हैं, लोन लेकर भाग गए हैं विदेश में लोग। वो सब आज जान लें कि लाखों करोड़ रुपए का बेनिफिट बैंकिंग सेक्टर में हुआ है। इसी तरह उन्होंने कहा एचएएल को लेकर कि एचएएल को लेकर ये कह रहे थे एचएएल तो बेच दिया। तो आज वो एचएएल, उन्होंने कहा आज तक के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया है, तो वो इस दौरान यानी पिछले साल एचएएल ने कमाया है। और आप जानते हैं कि कई विदेशी देशों ने, मतलब कई देशों ने एचएएल को ऑर्डर दिया है कि वो यहां हेलीकॉप्टर बनाए और ये बन रहा है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हो रहा है। कुल मिलाकर उन्होंने बताया कि जिस तरह की नेगेटिव राजनीति करते हैं, एलआईसी को लेकर कहा था कि एलआईसी का तो शेयर डूब गया, अडानी को दे दिया, आज वो एलआईसी के शेयर रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं। और इसी तरह उन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस है, ये जो इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हैं, ये तो नाम इनका विदेशी है। एक विदेशी आदमी जो कि अंग्रेज था 1920 में, उसने कांग्रेस बनाई, ये उन्होंने नाम ले लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि उसी का झंडा ले लिया। और इसी तरह उन्होंने कहा, इसी तरह तिरंगे झंडे में पहले इन्होंने गांधी का नाम साथ में जोड़ा, वो चुराया इस कांग्रेस परिवार में, जो गांधी परिवार है। अब आप सोच लीजिए उस नाम को, चाहे वो पहले कहते हैं कि इनका चुनाव चिन्ह 2 बैल हुआ करता था, फिर उसके बाद इन्होंने गाय बछड़ा इसका निशान कर दिया, फिर अब हाथ का पंजा कर दिया। यानी कुल मिलाकर के अपना नाम और पहचान छुपाते हुए घूम रहे हैं, क्योंकि इनको अपने पुराने कारनामे, पुराने पाप छुपाने हैं। मोदी जी ने इस बात का जिक्र किया कि जो कांग्रेस आज मणिपुर हिंसा पर सरकार से जवाब मांग रही है, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से देश के टुकड़े हुए और
भारत माता के टुकड़े इन्होंने एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान के रूप में किए। ये आज राहुल गांधी जो खड़े होकर कह रहे थे कि भारत माता की हत्या की जा रही है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया था, जिस पर गहरी नाराजगी मोदी जी ने जताई। और ये सबको अंदर गुस्सा था, इनकी वजह से देश बटा। 1947 में जो हिंसा हुई, 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, 6 लाख महिलाओं के साथ रेप हुए, ये सरकारी आंकड़े हैं। उस समय का दृश्य, उस समय मीडिया इतना नहीं था, लेकिन आज भी पुरानी कुछ फोटोएं आती है तो देख के रूह कांप जाती है। किस तरह के दृश्य हुए थे, केवल किस लिए कि जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था। प्रधानमंत्री बनने की जिन्ना को जल्दी थी, दोनों ने एक एक हिस्सा बांट दिया, और ये कांग्रेस आज बात करती है। तो इसलिए सबको जम के लताड़ा। लेकिन यहां आपको मैं एक बात और जिक्र करूं, जहां मोदी जी ने इस सब का जिक्र करते हुए मणिपुर हिंसा पर बात की। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, ये राहुल गांधी का उन्होंने बिना नाम लिए जिक्र किया कि चिकन नेक के नाम पर जो ये काटने की बात कर रहा था, कौन था? शरजील इमाम। और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ राहुल गांधी जेएनयू में जाकर रात को खड़े थे। उनके साथ खड़े होते हैं क्योंकि चीन के इशारे पर ही वो सीएए का प्रोटेस्ट चल रहा था, चीन के इशारे पर ही नॉर्थ ईस्ट को काटने का षड्यंत्र चल रहा था। और राहुल गांधी भी 2008 में सोनिया गांधी के साथ जाकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके आए हैं। ये जो खुलासा हुआ है, इसको असल में आपको बता दूं तो राजस्थान के जो सांसद हैं उन्होंने भी इसको लेकर बड़ी कड़ी टिप्पणी की थी, राज्यवर्धन राठौर ने, क्योंकि वो सेना से आते हैं और वो कर्नल रहे भाई। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने कश्मीर में भी ऑपरेशन किया है और नॉर्थ ईस्ट में भी हमने ड्यूटी दी है, हमें पता है। लेकिन उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि यदि देश के दुश्मन के साथ कोई व्यक्ति कोई समझौता कर ले तो उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस चलता है और वो जेल में होना चाहिए। लेकिन ये जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी चीन में जाकर समझौता करके आए, नाम था कि अपने खिलाड़ियों से मिलने जा रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया सदन के अंदर कि किसी खिलाड़ी से मिले नहीं, ये अपने मकसद हल को करने गए थे और वो था चीन से समझौता। तो उन्होंने ये सवाल उठाया है कि जब एक आम आदमी यदि देश के दुश्मन से मिल जाए तो उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस होता है और जेल में होता है, तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, मांग की है। देखते हैं इस मुद्दे पर क्या होता है। बहरहाल केवल एक बात का जिक्र मोदी जी ने जो नॉर्थ ईस्ट को घेरते हुए कहा कि भाई नॉर्थ ईस्ट पर ये बात कर रहे हैं, तो 5 मार्च 1966 का जिक्र किया कि जब देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और वहां नॉर्थ ईस्ट में जो हिंसा हो रही थी, उस हिंसा को कुचलने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भेजे गए थे और हेलीकॉप्टरों की हैवी मशीन गन से वहां के नागरिकों पर हमला किया गया था। और उसका जिक्र किया था गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी, 1700 लोगों को मारा गया था, सबको एक तरफ से गोली मार दी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में यह हुआ, ऐसा सदन के अंदर वो डाटा तो गृह मंत्री ने बताया था, तो ये उन्होंने जिक्र किया। दूसरा उन्होंने जिक्र किया था कि अकाल तख्त तक सेनाएं भेज दी गई, ये भी इंदिरा गांधी के काल में हुआ। हमने देखा पंजाब के अंदर क्या हुआ था, स्वर्ण मंदिर के अंदर सेना को घुसने का आदेश दे दिया गया था। आज मोदी सरकार से सवाल पूछने वालों से उल्टा मोदी जी ने कहा कि देखिए, मणिपुर में हम संजीदगी से पूरी नॉर्थ ईस्ट को लेते हैं, 400 से अधिक बार केंद्रीय मंत्रियों ने वहां जिले केंद्रों पर अपना प्रवास किया है। और मोदी जी ने कहा कि 50 बार तो मैं भी गया हूं। यह दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट को हम कितना तवज्जो दे रहे हैं। पहली बार नॉर्थ ईस्ट में ट्रेन पहुंची है, ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, पहली बार कुछ जगह पर कुछ राज्यों में एयरपोर्ट बने हैं, एम्स बने हैं। ये पहली बार हुआ है कि हम वहां पर इस तरह से कर रहे हैं। और पहली बार नागालैंड से एक सांसद को बीजेपी ने ही सदन में भेजा है, तो ये जिक्र किया। वहीं आपको बता दूं, इस सब को जिक्र करने के बाद विपक्ष भाग खड़ा हुआ है। और अब यह भी देखना है कि अधीर रंजन चौधरी पर अनुशासनहीनता का डंडा चलेगा, तो क्या उनको अब जो बाकी शेष बचे हुए दिन हैं, इसमें उनको जो है बाहर किया जाएगा। हालांकि अब सत्र तो खत्म ही हो गया है, लेकिन क्या इसका इफेक्ट अगले सत्र पर पड़ेगा, ऐसा भी माना जाता है। तो कुल मिलाकर अनुशासनहीनता की कार्रवाई अधीर रंजन चौधरी पर की जाएगी। ये विशेषाधिकार समिति को ये केस भेज दिया गया है। और इसमें यह भी एक बात देखने की है कि ये जो विपक्ष है
मोदी जी के सामने टिक नहीं पाया और संसद से भाग खड़ा हुआ। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।